वैल्यू दोनों तो पॉइंट फाइंड किया होगा ना, बट क्यूबिक बनेगा। हाँ -1 1 और 2 -2 या 2 -2। तो अभी क्वेश्चन में लिखा था वहां से ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो और क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, एक सेंस से क्वेश्चन है वैसे भी यहाँ पे अपन को दोनों ही पूछा है, तो अपन को ये भी चेक करने का नीड है कि कहाँ पे मैक्स में कहाँ पे मिनिमम है। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड कर लो और डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लो। देख लो इन पांचों वैल्यूज में से सबसे, अभी तो खैर 4 ही आएंगी बिकॉज एक वैल्यू एक क्रिटिकल पॉइंट और डोमेन का बाउंड्री पॉइंट मैच कर गया। तो इन चारों वैल्यूज में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है? सबसे पहले तो अपन ने डिफरेंशिएट किया और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए।
ये क्यूबिक तो एक्चुअली कैलकुलेशन वाइज देखो खुद से ही सिंपल बन रहा है, तो x+2 वैसे ही कॉमन आ जाता है। तो सिंस अभी क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो अपन बिना मैक्सिमम मिनिमम चेक किए डायरेक्टली f(-2) f(2) भी क्यों चेक करें वो समझ आ रहा है, डोमेन का बाउंड्री पॉइंट क्या क्या नंबर आ रहा है, 1 पे 0, -1 पे 32 आ रहा है। 32 या 34, 144 नहीं आ रहा, 32 आ रहा है। -2 पे कोई और बताओ फिर, -2 वाला वैल्यू और 2 पे देखो कोई और कंफर्म करो 2 पे, अगर क्वेश्चन है पॉइंट पूछा था, वैल्यू पूछा तो मैंने ये वैल्यूज दिए, अगर बोला होता कि पॉइंट ऑफ तो x=2 आ रहा है, और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम पूछा होता तो वो x=2 बना रहा है। ओपन दिया होता तो फिर हम फिर भी वैल्यूज तो चेक करते, एक बार और देखना, यहाँ तक सबको समझ आ गया, एक बार बोर्ड पर देखो कि अगर क्वेश्चन ने, मतलब हम सेकंड क्वेश्चन करके लिख रहे थे कि अगर क्वेश्चन का जो इंटरवल है ये -2 से 2 होता ओपन, तो भी हमें यहाँ तक का तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता। अब बताओ ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू का आंसर, या ग्लोबल मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा ये बताओ पहले। नहीं, ग्लोबल मैक्सिमम इज नॉट, अच्छे से अपने कल बात की नहीं थी। ओके, अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूँ, एक बार यहाँ तक लिखो तुम, कल अपने सिर्फ डेफिनेशंस लिखी थी ना। हाँ। तो ग्लोबल मैक्स वैल्यू और ग्लोबल मिल वैल्यू का एक बेसिक मीनिंग तो समझ आ गया कि जो भी फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आ रही है उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि कोई भी एक फंक्शन के मोर देन 1 पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। कोई भी फंक्शन के मोर देन 1 पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ट्रू हैंड रेज करो। कैसे, sin x, समझ रहे, sin x में इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कोई भी एक फंक्शन के मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम हो सकती है, ये फॉल्स है। अगर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड तो वो सिर्फ एक ही होगी, यूनिक वैल्यू होगी, लेकिन पॉइंट्स तो अलग अलग हो सकते हैं, उन अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ सकता है। ठीक है, सेकंड, कि अगर, अच्छा ये तो ग्राफ से आएगा, अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर में, एक बार और देखना आगे, कि अगर हमने कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाया,
तो बताओ पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा कौन कौन से हैं? ए और सी। ई है क्या? ई नहीं है, बिकॉज ई तो डोमेन में ही नहीं है। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू बी कॉमा डी। ठीक है, तो वो क्लियर है अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही कि पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और लास्ट पॉइंट्स ऑफ, चलो पहले पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा बताओ। कोई डाउट किसी को अभी तक? ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट सी ले नहीं सकते, क्योंकि सी वाले पॉइंट से कम वैल्यूज तो इन वाले पॉइंट्स पे आ रही है। ई बोल नहीं सकते बिकॉज ई फंक्शन के डोमेन में है नहीं, तो काइंड ऑफ ई माइनस हमारा आंसर हुआ। बट ई माइनस भी हम कभी आंसर नहीं बोलते हैं बिकॉज हमारा आंसर ऑलवेज एक एग्जैक्ट नंबर होता है। तो इन दिस केस वी से दैट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ई पे क्लोज्ड होता तो ई यहाँ पे भी आ जाता और इसका आंसर भी ई हो जाता। ठीक है, तो अगर ई पे ओपन है तो फिर अपना आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस लॉजिक से एक बार तुम लिख लेना इस चीज को। लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर बताओ। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू अभी भी जीरो ही है वैल्यू तो। और ये बोलने के लिए हमने पहले ही इसको फाइंड किया, तभी तो समझ आया कि इन वाले वैल्यू से बड़ा आ रहा है। अगर हो सकता है 27 आ जाता, मतलब 27 तो आ गया, या मान लो 16 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो इन दैट केस ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 32 हो जाता। अगर ये नंबर 16 आ जाता, तो हमने इस नंबर को इसलिए फाइंड किया सिर्फ कंपेयर कर पाए अदर नंबर से। मतलब तो इसका पूरा आंसर लिख लो, अगर सेकंड केस में इंटरवल ये होता तो आंसर ये हो जाता। फिर वो नेक्स्ट वाला ग्राफ बना लेना। कर दो चेंज। मतलब हाँ, ग्लोबल मिनिमा का अपन को क्वेश्चन है एफ ऐसे रखा है,
fx एक क्वाड्रेटिक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका कुछ मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू b पे डिपेंड करेगा। तो वो जो मिनिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ b, उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। ग्लोबल मिनिमम नहीं नहीं नहीं, fx के मिनिमम वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ b आएगा, मान लो g ऑफ b फंक्शन मान लिया, g ऑफ b का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो बेसिकली ग्लोबल मिनिमम हाँ बनेगा। वन अपॉन, हाँ वन ही आ रहा है। अब तूने सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ ही रखा है, तो अपन इसको क्वाड्रेटिक के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a होता है। वर्टेक्स पे तो आता है, अगर अपवर्ड है तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट इस मिनिमम वैल्यू, और अगर तुम्हें एओडी से जाना है तो अपन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर जीरो किया तो हमें x का वैल्यू माइनस 2b कैंसिल हो गया, तो b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर मिलेगा। इस x पे हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा फिर हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो जो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू है ये 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो एओडी से इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर तुम क्वाड्रेटिक से करते तो डायरेक्टली माइनस डी अपॉन 4a, सीधे यही आ जाता, माइनस डी अपॉन 4a लीस्ट वैल्यू होगा। अब क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन का भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला मिनिमम होगा। नीचे वाला मिनिमम कब होगा, जब b जीरो हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर है, जब b जीरो होगा तभी मिनिमम होगा, तो इसका मैक्स वैल्यू बना जाएगा। और एक और चीज बता दो, अगर अगर तो क्वेश्चन है सिर्फ मैक्स वैल्यू पूछा है, इस एक्सप्रेशन का कंप्लीट रेंज कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का रेंज।
नेगेटिव तो बन सकता। 0 से 1 में 0 पे ओपन क्लोज ओपन, क्योंकि हमने कहा कि ये वैसे भी समझो कि ये इवन फंक्शन है, तो 0 के लेफ्ट हैंड तो सेम ही आंसर आएगा रेंज का। तो 0 पे वैल्यू इसकी बना रही है और इंफिनिटी पे इसका वैल्यू 0 समझ आता है, तो ओपन 0 से क्लोज 1 इसका रेंज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन रेंज पूछा तो ओपन 0 से क्लोज 1 हो जाएगा, और 0 जो वैल्यू है वो जब आ रही है जब b अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है। देखा, माइनस एक्स पहले रेस्ट टू पावर माइनस x का ग्राफ ड्रा करो, तो
पॉइंट कभी आएगा नहीं था। नहीं तो वो पॉइंट है नहीं घर पे। क्वेश्चन बोल रहे रेक्टेंगल बनना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तुम्हें आगे समझ आ जाएगा, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का कैसे बनेगा सोच के देखो। सिमेट्रिकली और डिक्रीजिंग। देखो ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, और जब x पॉजिटिव होगा तो जो नेचर e की पावर माइनस एक्स का होता है वही इसका भी हो जाएगा। तो x पॉजिटिव पे e की पावर माइनस एक्स इस तरह से बनता है, लेकिन हमें ओनली मतलब x इक्वल 0 इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो यहां से शुरू करना है ग्राफ 1 से, और डिक्रीजिंग बनाना है तो ये बन जाएगा। और सिंस इवन फंक्शन है तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसके दो साइड तो एक्स एक्सिस पे है और दो साइड इस कर्व पे है, दो वर्टिसेस। तो इस टाइप का एक रेक्टेंगल हो गया। और ये ग्राफ सिंस सिमेट्रिक है तो अगर हम इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लें तो इसका माइनस एक्स हो जाएगा सिमेट्री से। और हमने सिंस एक्स को भी राइट में माना तो एक्स हमारे लिए पॉजिटिव है। ये वाला पॉइंट बताओ कितना हो गया। देखो इस रेक्टेंगल का एरिया पहले कर बना लो और लाइन आने का प्रश्न करो। उसको मैक्सिमाइज करना है। e raised to 1 by 2 I say wrong. 1 by e raised to 1 by 2. मतलब तुम्हारा आंसर 1/2 भी नीचे है तो 1/√e। एरिया क्या लिखा है e raised to 5 that's 2 by e raised to 2x. तो वो 2 कहाँ गया। Sir 2 by e है 1 by root 2 e x आ रहा है 1/√2 तो एरिया फाइंड कर। इसका x जो है वो 1/√2 आता है और उस पे एरिया फाइंड कर। अगर हमें ये भी इंश्योर करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसका साइन स्कीम, इस वाले एक्सप्रेशन का साइन स्कीम देखो इस तरह से समझ आता है। तो इस वाले हमें सिंस 1/2 पे चेक करना है बिकॉज़ हमारा x पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा।
ओपन तो है, अंदर बनेगा सिलेंडर। हाँ, अंदर बनेगा ना सिलेंडर। अरे पता है इसमें मतलब जो कोन है वो गिवन कोन है तो उसका अपन रेडियस आर और हाइट एच मान सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ आर और एच आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर से पूछा गया हाइट, तो इन टर्म्स ऑफ एच ही आंसर आ जाएगा। कोन का हाइट फिक्स मान लो कैपिटल एच। सबने क्वेश्चन लिख लिया? तो एक बार क्वेश्चन का मीनिंग इस तरह से है कि अपन ने कोई भी कोन लिया तो उसको अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे ले लो फर्क पड़ेगा नहीं, और इसके अंदर अपन को एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, अगर अपन ने मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन का हाइट कैपिटल एच है और ये कैपिटल आर है, तो ये तो फिक्स नंबर्स है कांस्टेंट। अगर हमने सिलेंडर का स्मॉल एच हाइट और स्मॉल आर रेडियस मान लिया तो ये वेरिएबल नंबर्स हैं। तो पहले तो कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल आर स्मॉल आर, इनमें रिलेशन फाइंड करो। क्या रिलेशन होता है एच और आर में?
देखो डायग्राम से कैपिटल H अपॉन कैपिटल R ना, H माइनस H अपॉन R, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस तो H माइनस H ही रह गया। तो सिमिलर ट्राइंगल से कैपिटल H अपॉन कैपिटल R जो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या सिलेंडर का बताओ? 2 पाई r h। क्वेश्चन अपन से हाइट पूछा है तो अपन को h तो चाहिए, तो r को यहां से रिप्लेस कर दो। तो ये एरिया फंक्शन ऑफ स्मॉल h बन गया। इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर लेंगे। आर और एच छोटा है, आर ऊपर आ। एक बार देखना, इस वाले एक्सप्रेशन का साइन स्कीम माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या बनेगा? स्मॉल h के लिए बना रहे हैं अपन, स्मॉल h वेरिएबल है हमारा इस वाले ब्रैकेट का, मतलब मैं बोल रहा हूँ माइनस प्लस या प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस बनेगा। क्यों? क्योंकि जब स्मॉल h को बड़ा करोगे तो ये नंबर नेगेटिव होने लग जाएगा। तो अगर प्लस माइनस भाई इस वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, तो इसलिए जो इससे हमें हाइट मिलेगा वो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा।
तो मान लीजिए तो गिवन रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स क्वेश्चन ने ए और बी बता रखी है, इनके वर्टिसेस से कोई रेक्टेंगल पास कर रहा है, तो मान लो कोई एक साइड ये है, तो सेकंड इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। इनको तो अपन ए बी सी डी बोल देते हैं। तो ए बी सी डी तो गिवन रेक्टेंगल है, इसमें ये वाला साइड डायमेंशन ए और ये वाला डायमेंशन बी मान लेते हैं, और जो पी क्यू आर एस है इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, और वो एरिया मैक्सिमाइज करना है अपन को। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? हाँ, कोई सा भी एक एंगल को थीटा मान लो और एरिया को देखो इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखो। बाय बाय टू बी। तो यहाँ पे अगर अपन इस वाले इस वाले ये राइट एंगल ट्रायंगल है सब जगह, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी डिस्टेंस तो ए cos थीटा, ठीक है, और बी क्यू डिस्टेंस अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये 90 में से तो 11 थीटा हो जाएगा। ये समझ आता है? तो देखना पी क्यू डिस्टेंस इज पी बी प्लस बी क्यू डिस्टेंस, और पी बी डिस्टेंस है ए cos थीटा और बी क्यू डिस्टेंस है बी sin थीटा। ऐसे ही पी एस डिस्टेंस जो है ये पी ए प्लस ए एस डिस्टेंस है, पी ए डिस्टेंस है ए sin थीटा और ये है बी cos थीटा। एरिया के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए। एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करेंगे और साइन 2 थीटा का मैक्स वैल्यू 1 है। अपॉन का 2 समझ लगे कहां से आया? साइन 2 थीटा बनाने के लिए उससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब तो एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया था। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता तो फिर अपन इसको भी डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर लेते। अभी तो डायरेक्टली साइन 2 थीटा ही बन गया, तो अपन को सीधे ही पता होता है। कैसा बने हटा दो क्या? अब इसको अपन कंटिन्यू कर सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं। और जो फाइनल टाइम बनेगा उसका सरफेस एरिया इज 40 मीटर स्क्वायर। बेस पे लगेगी ओनली, ओपन है ऊपर से। एक बॉक्स बनाओ, थ्री में बॉक्स ओपन बनाते हैं।
ट्रायंगल क्या क्यूब? नहीं, क्यूबॉइड ही है इन दिस केस। बस जो बेस है उसके दोनों डायमेंशन इक्वल है, हाइट अलग हो सकती है। तो अगर ये बेस जो है वो स्क्वायर है, इसका मतलब कि अगर मैंने ये वाला डायमेंशन एक्स माना, तो ये वाला डायमेंशन भी एक्स ही हो जाएगा। ठीक है। और हाइट को कुछ अपन ने वाई मान लिया। तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इसका जो सरफेस एरिया है, लिखो एक बार क्या है इसका एरिया। ऊपर से ओपन है, नीचे बेस में तो है वो शीट, ऊपर से ओपन है। बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। इसका वैल्यू तो क्वेश्चन है 1 को 40 दे रखा है। और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना? वॉल्यूम देखो, बेस का एरिया एक्स स्क्वायर और हाइट वाई, तो हमको यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, उसको मैक्सिमाइज करना है। Thank you. अब रूट 40/3 आता है x का वैल्यू, और फिर y आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एंड अगेन अगर इस पे चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है, तो बताना 40/3 जो नंबर है उसके अराउंड साइन स्कीम में माइनस प्लस प्लस माइनस क्या बनेगा? राइट साइड में माइनस। देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझ आता है, तो मैक्सिमम के लिए x तो आ गया रूट 40/3, और y जो है वो यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। 80/3, 850 और 8 कैंसिल, 10/3। देखना क्या रहा है?
नहीं, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। क्या है जरा देखो, ये वाला क्वेश्चन जे मेंस ने पूछा हुआ है और उन्होंने सोचा था सिंपल, उन्होंने पूछा था सिंपल सोच के, बट ये सिंपल है नहीं और उन्होंने फिर आंसर भी रॉन्ग दे दिया सिंपल के चक्कर में, और उन्होंने फिर अपनी गलती भी नहीं मानी। तो एक बार देखना क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। उन्होंने क्या किया कि अभी सर्कल एक्चुअली ये बनेगा, तो यहाँ पे तो सबको समझ रहे थे कि यहाँ पे टच कर जाएगा, और जो रिमेनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे आते हैं एरिया को मिनिमाइज करने वाले केस में। उन्होंने क्या कर दिया सॉल्यूशन में कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ मान लिया। अगर अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ मानते हैं तो फिर तो एरिया फाइंड करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये पॉइंट ही मिल गया बिना कैलकुलेशन के। यहाँ पे कुछ सेंटर मान लिया तो अपन को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ मानते हैं तो जो सर्कल है वो एक्चुअली इस पैराबोला के बाहर जाता है, मतलब कि ऐसा बनता है। और इसका जो आंसर उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था, तो एक बार तुम लोग मतलब अगर हमें वो सॉल्यूशन को सही करना है तो हमको फिर क्वेश्चन में क्या चेंज करना चाहिए, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच टचेस दिस कर्व एट x इक्वल टू 0 एंड लाइंस। अगर ये कर लेते तो फिर ये बाहर वाला सर्कल चलेगा। ये दोनों क्वेश्चन मतलब समझ आ रहे हैं। टच तो करेगा ही, बिकॉज यहाँ पे वो पता लगा कि दूसरे पॉइंट पे कट भी कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन अभी अपना डायग्राम कुछ ऐसे है। पहले अगर अपन एक सर्कल बना लें तो ये तो सर्कल है और पैराबोला जो है इस टाइप का है। तो ये इस पॉइंट पे तो दोनों टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कट कर रहे हैं। और एक्चुअल क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा था मिनिमम, तो एक्चुअली क्या बनना चाहिए था कि सर्कल इसके अंदर बनना चाहिए था। इसका एरिया तो ऑब्वियसली येलो वाले से कम आएगा। ठीक है, तो अभी तो तुम लोग येलो वाले केस को सॉल्व करके आंसर फाइंड करो। ये क्वेश्चन में फिर लिख लेना, ये जेई में इसने नहीं लिखा था, पर तुम लोग लिख लो कि एट एक्स इक्वल टू 0 कर्व के साथ, और उस केस में आंसर फाइंड करो। हाँ, तो फिर उसका मैं बताऊंगा, मतलब उसका मतलब तुम्हें पता भी है कि नॉर्मल अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, तुमने पैराबोला तो पढ़ा नहीं है लेकिन अभी तो एओडी वाले से फाइंड करनी पड़ेगी। नहीं तो टच भी तो कर रहा है ना, कोई भी दो का एक पॉइंट पे टच कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट पे कट कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर ये क्वेश्चन जे एडवांस में देता ना तो कभी भी यहाँ पे लाइंस वर्ड यूज नहीं करता। लाइन तो ये है ही नहीं, y इक्वल मॉड ऑफ x। अगर लाइंस होंगे तो फिर y इक्वल टू प्लस माइनस x रहना चाहिए, और फिर वो कंप्लीट लाइन हो जाती, मतलब कि वो लाइन आगे तक भी जाती, आगे तक जाती तो वो सर्कल यहाँ भी बन सकता था, तो वो प्रॉब्लम करता। तो इनको बोलना चाहिए ये रेस है, ये टू रेस, समझ आ रही है? वो बेटर ऑप्शन था यहाँ पे, बट उन्होंने लाइंस वर्ड दिया था।
तो अपन को अगर सर्कल का रेडियस चाहिए, अपन इसका रेडियस r मान लें। ये वाला पॉइंट जो है वो x इक्वल 0 पे 0,4 आ रहा है। अगर रेडियस को r मान लिया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,4 माइनस r हो गए। ठीक है, अब बताना r फाइंड करने के लिए क्या मेथड लगाएंगे, क्या कंडीशन और लगानी है अपन को r फाइंड करने के लिए कि ये लाइन भी इस सर्कल को टच कर रही है और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस कर दें। y इक्वल टू x पे इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4 माइनस r अपॉन रूट 2। अच्छा, एक और चीज देख लो, क्योंकि कई बार मतलब मेंस का क्वेश्चन अगर उन्होंने ये बोल के ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं दी फिर तो उन्होंने, और ये वाला मॉड भी हमें प्लस माइनस से ओपन नहीं करना है, डायरेक्टली प्लस से ही करना है। क्यों? ठीक है, तो r का वैल्यू फिर 4 अपॉन 1 प्लस रूट 2 आ जाता है। क्वेश्चन है रेडियस से पूछा क्या? हाँ नहीं, तो इसलिए ना क्वेश्चन है लाइंस बोला था, तो बाकी वो दोनों लाइन को टच करना चाहिए फिर। अब इसे फेक कोई कर रहा। आंसर लिखा हुआ है 4 टाइम्स रूट 2 माइनस, इसको ये इस वाले आंसर को अपन 4 इनटू रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क में तुम्हें ग्रुप पे शेयर करता हूँ। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में तो अब तुम लोग ट्राई करना कि अगर ये नहीं होता तो उस केस में यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते, और उस केस को कैसे सॉल्व करते, ये यहाँ पे या तो कॉमन नॉर्मल बोलो। सर्कल तुमने कितना पढ़ लिया? सर्कल का नॉर्मल पढ़ लिया। हाँ, तो फिर तो सर्कल का नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो एक लाइन आ जाएगी सेंटर से पास करने वाली, वो फिर पैराबोला का भी नॉर्मल होगा। ये तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी, कैलकुलेशन है उसमें, तो एक बार ट्राई करके देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अरे उसका किसी ने तरह वैसे जल्दी जा तो 5 मिनट बाद तो देखा जाएगा घरे। मैं बोलूंगा मैंने बॉल किया बट पेज पे बंक करना इजी है। ब्रो तालियां वो आ जाएगा, मजा तो आया भी बट सेट कैसे करते हो इनको आया मैं कल तुम लोग साइलेंट हो ना, मैं फ्री चैट कर मैं बनाया कौन कोई और बना रहा है।
क्या ब्रो गेम मोड हाइड थी क्या अरे आज हाइड एंड सीक नॉर्मल गेम मोड खेलता ना अभी तक गेम में बट कम ही लोग हैं हम लोग 5 लोग क्या है तो मजा नहीं आएगा अरे तो एक नॉर्मल सर्वर ज्वाइन करते हैं 10 लोग हाँ बट वो सब एक साथ किसी को नहीं कर पाएंगे वो एक ही को नहीं कर पाएंगे भाई